Hello aspirants and welcome back to Sarthi IAS. Today is lecture number 2 of our polity series. कल के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी को पढ़ा था, जहां हमने हमारी पॉलिटी को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। पहला फेज था जब कंपनी एज अ सोवरेन बॉडी एक्ट कर रही थी, दूसरा फेज था जहां पे पार्लियामेंट्री सुपरविजन देखने को मिला, और तीसरा फेज वो आता है जहां पे क्राउन रूल की सुपरविजन आ जाता है, या क्राउन रूल का डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है ना। इन दिस एवोल्यूशन देयर वर लॉट ऑफ एक्ट्स जो कि पास किए गए थे इन द पीरियड ऑफ 85 years. Today we are going to start with studying all these acts, और जो सबसे पहला एक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं that is the Regulation Act of 1773. Now as the name speaks, Regulation Act को क्यों पास किया गया था? तो जब कंपनी को 1765 के अंदर दीवानी राइट्स ग्रांट हुए थे, तो कंपनी के ऊपर अब ट्रेड के साथ साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी गई थी। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी वो वहां पर प्ले कर रहे थे। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पे कंपनी की कॉम्पिटेंसी जो है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फेल दिखती है। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ सोवरेन बॉडी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को प्रॉपर्ली कर पा रही है। तो सबसे पहले तो 1770 के अंदर बंगाल में फेमाइन आ जाता है, जहां करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और कंपनी को लगता है कि मतलब क्राउन गवर्नमेंट को लगता है कि क्या कंपनी सही काम कर पा रही है। फिर उसके बाद में 1772 के अंदर कंपनी के ऊपर एक और संकट आ पड़ता है, और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो जब कंपनी पार्लियामेंट के पास जाती है टू आस्क फॉर अ बेल आउट और क्लियरेंस, तो अब गवर्नमेंट को लगता है कि शायद कंपनी जो है वो इनकॉम्पिटेंट है इन प्रूविंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, कि क्या वो अपने सोवरेन तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को पूरा शायद नहीं कर पाएंगे, एंड वी नीड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए रिमूविंग द सोवरेनिटी एंड इम्पोजिंग द रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो है या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इंपोज करता है। अब पहले देखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि आखिर ये एक्ट क्यों पास किया गया था। उसके बाद फीचर्स को स्टडी करेंगे, एंड लास्ट में देखेंगे कि क्या चेंज हमें देखने को मिला इस एक्ट के बाद में, और लास्ट में देखेंगे कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे और क्या ही हमारी एक्ट की लिमिटेशंस रही। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। सर पहला इवेंट क्या था? तो 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स ग्रांट कर दी जाती है ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल बीइंग द मेजर सिटी या फिर मेजर प्रेसिडेंसी। तो अब क्या होता है कि जो कंपनी है इट बिगिंस कलेक्टिंग रेवेन्यू इन बंगाल। कंपनी के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आ गया है बंगाल में, वो रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर दे रही है। लेकिन ये क्यों जरूरी था 1773 के एक्ट के लिए? तो कंपनी जो है इट बिकम द डी फैक्टो रूलर विदाउट गवर्नेंस एक्सपीरियंस। कंपनी एज सच गवर्नेंस का एक्सपीरियंस रखती नहीं है, इट वाज प्योरली अ ट्रेडिंग कंपनी, कॉर्पोरेट अफेयर करने वाली कंपनी थी। लेकिन अब वो एक डी फैक्टो रूलर बन जाती है। डी फैक्टो इज सिमिलर टू द डी फैक्टो एंड डी जो दैट वी स्टडी व्हेन वी स्टडी द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटीज एंड रोल्स। वही डी फैक्टो रूलर ये यहाँ पर बन रही थी। ऑन पेपर दे डजंट हैव द एक्सपीरियंस टू बी कंडक्टिंग गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, बट जस्ट वो ठीक है किसी ने दीवानी राइट दे दी किसी राजा ने, और वो एक प्रेसिडेंसी के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को प्ले कर रही है, तो इसलिए भी वो इनकॉम्पिटेंट थी, तो हमें रेगुलेशन करना जरूरी था। फिर आता है 1770, जब एक ग्रेट बंगाल के अंदर फेमाइन आता है। इस ग्रेट बंगाल फेमाइन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डेथ्स हमें देखने को मिलती है। 10 मिलियन डेथ्स से क्या होता है, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस है ये एक्सपोज हो जाता है, कि कंपनी के पास इतना टैलेंट या इतना कैलिबर नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूफ या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को प्रूव कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नॉट अ डी जोर गवर्नेंट बॉडी। उनके पास ना एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड, और ना ही उन्हें नॉलेज है कि किस तरीके से गवर्नेंस की जाती है। इट वाज अ प्राइवेट ट्रेड कंपनी, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बेस्ड गवर्नेंस करेंगे, जो कि वायबल नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू सर्विंग दी पब्लिक। फिर आता है 1772 की फाइनेंशियल बैंकरप्सी। कंपनी जो है बेल आउट सीक करती है फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये तो लास्ट स्टेप होता है कि अब सर
ये अब नहीं होगा कंपनी से। कंपनी ना फाइनेंसेस मैनेज कर पा रही है, कंपनी ना रेवेन्यू को मैनेज कर पा रही है, कंपनी ना लोगों को मैनेज कर पा रही है। खाने फेमाइन के चक्कर में अगर 10 मिलियन लोगों की मौत हो जा रही है, दैट मीन्स गवर्नेंस की कितनी वहां पे इनकॉम्पिटेंसी रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेवरेज मिल जाता है कि अच्छा अब आप हमसे बेल आउट मांगे, दैट मीन्स अब हमारा इंटरफेरेंस जरूरी है। देखना कभी पर आप किसी से भी अगर पैसे मांगेंगे ना, तो वो इंसान का आपके ऊपर एक लेवरेज होगा। तो जहां पर भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वहां जो लेवरेज है वो एक एडिशनल गेन हो जाता है। फिर आता है पब्लिक आउटेज इन ब्रिटेन। एक टर्म आपने को देखने को मिलेगा जिसे हम नवाब्स कहते हैं। नवाब बेसिकली जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, उसी को नवाब्स एक इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो रिच कंपनी ऑफिशियल्स को बोला जाता था। अब ये जो नवाब्स थे, ये बहुत ज्यादा वेल्थ को फ्लॉन्ट करने लग गए थे ब्रिटेन के अंदर जाकर के। तो पब्लिक में एक आउटरीच देखने को मिला था कि क्या ये कंपनी वहां पे सही काम कर रही है। तो पार्लियामेंट के ऊपर बहुत इमेंस प्रेशर आ गया था कि इसे अब करप्शन को भी कर्व करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो इसलिए भी पार्लियामेंट को अब इंटरवीन करना पड़ेगा। और कुछ रिपोर्ट्स आई थी ऑफ द कमिटीज ऑफ सीक्रेसी जो ये प्रूव कर रही थी कि जो मिस रूल है उसका एकदम डिटेल्ड एक्सपोजर आ गया कि ये एक्चुअली चल रहा है इंडिया में। तो ये तो लास्ट एकदम बोलते ना फाइनल स्टेप था, जिससे पार्लियामेंट को एविडेंस भी मिल जाता है, एक एविडेंस बेस मिल जाता है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करने का। तो ये कुछ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिनके कारण पार्लियामेंट को लेवरेज मिला और उन्होंने ये एक्ट पास किया गवर्नमेंट के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ताकि अब वो सोवरेनिटी उनकी हटाई जा सके और उन्हें रेगुलेशन में लाया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। एक्ट के अंदर क्या क्या कोर ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके ऊपर इस एक्ट ने काम किया। पहले बात करेंगे कि 73 के पहले क्या प्रॉब्लम चल रही थी और फिर इस एक्ट ने किस तरीके से उसको फिक्स कर दिया। तो 73 के पहले कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, यानी कि प्रेसिडेंसी जो थी वो बहुत फ्रेगमेंटेड थी, जो गवर्नेंस थी वो बटा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बटा हुआ था। तो सब कुछ बहुत फ्रेगमेंटेड और अनसेटल्ड तरीके से चल रहा था। तो इस सेंट्रल अथॉरिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक गवर्नर जनरल सिस्टम का क्रिएट किया। एक गवर्नर जनरल सिस्टम क्या होता है, सभी प्रेसिडेंसीज के ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा। देखो देयर वर सो मेनी प्रेसिडेंसीज एंड ईच प्रेसिडेंसी हैड अ गवर्नर। अब इस एक्ट ने क्या क्रिएट किया कि एक गवर्नर जनरल, यानी कि सारे गवर्नर्स के ऊपर एक मेन गवर्नर होगा जिसको हम गवर्नर जनरल कहेंगे। और सबसे पहला गवर्नर जनरल बंगाल में लाया गया था, विच वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो पहला तो एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि गायब थी उसको हमने एस्टेब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का ऑफिस क्रिएट किया गया और उसकी एक 4 मेंबर की काउंसिल क्रिएट की गई। ठीक है, आगे डिटेल में देखिए किस तरीके से काउंसिल काम करती थी सब कुछ। नेक्स्ट, कोई भी यूनिफाइड जुडिशरी नहीं थी, एड हॉक कोर्ट्स थे जो टेम्परेरी कोर्ट्स की तरह काम कर रहे थे, फौजदारी अदालत थी। ठीक है, तो ये सब जो अलग अलग चीजें थी ये भी बहुत फ्रेगमेंटेड तरीके से थी। सेंट्रल जुडिशरी नहीं थी या फिर एक अथॉरिटेटिव जुडिशरी नहीं थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट किया। 1774 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को एस्टेब्लिश किया जाता है, जहां पे एक चीफ जस्टिस और 3 to 4 अदर जजेस हुआ करते थे। तीसरी चीज, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो अब अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या किया, पार्लियामेंट्री सुपरविजन अभी हमको देखने को मिलता है। अभी तक कंपनी की जो भी एक्ट्स थे या फिर जो भी चीजें वो कर रहे थे उसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं था, वो सोवरेन बॉडी थी, अपने मन से सब कुछ चलाए जा रहे थे। लेकिन अब दे वर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सुपरविजन आया। प्रेसिडेंसी जो डिसऑर्डर्स में थी, बंगाल की, मद्रास की, बॉम्बे की, हर जगह डिसऑर्डर चल रहा था, एक बहुत फ्रेगमेंटेड फॉर्म में सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे उसको डिसऑर्डर को हटा दिया गया। बंगाल को मेजर एक सेंट्रल अथॉरिटी दे दी गई और बाकी सारी प्रेसिडेंसीज को एक सबऑर्डिनेट तरीके से बना दिया गया टू दी बंगाल प्रेसिडेंसी। इसीलिए जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का बोला जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक सारी प्रेसिडेंसी सेम लेवल पे थी। इस एक्ट के बाद क्या हुआ, बंगाल एक सेंट्रल अथॉरिटी बन गई और बाकी प्रेसिडेंसीज जो भी थी वो उसके सबऑर्डिनेट क्रिएट हो गई है। फिर आता है रैम्पेंट करप्शन जो पहले चल रहा था उसको भी बैन कर दिया गया, यानी कि जितना भी प्राइवेट ट्रेड या ब्राइवरी थी उसको हमने बैन कर दिया। तो ये थे कोर ऑब्जेक्टिव्स। पहला था सेंट्रल अथॉरिटी, यूनिफाइड जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी,
प्रेसिडेंसी ऑर्डर और रैम्पेंट करप्शन को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्ट ने सब चीजों को सॉल्व किया। अब देखते हैं रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए। तो 3 फॉर्म में हम पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म क्या है, अगर कोई लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आए तो वो देखेंगे, और फिर जुडिशरी रिफॉर्म देखेंगे। 3 हिस्सों में गवर्नमेंट बटी हुई होती है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ द गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसी फॉर्म में हम इस एक्ट के भी देखेंगे, या फिर सारे एक्ट्स जो हैं वो इसी तरीके से रिफॉर्म लाए गए थे। ठीक है, पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव सेक्शन में क्या रिफॉर्म्स आए। तो सबसे पहले जो गवर्नर, जब से पहला जो फीचर है इस एक्ट का वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। अब तक सारी जो प्रेसिडेंसीज थी वो मतलब अलग तरीके से फ्रेगमेंटेड डिसऑर्डर में चल रही थी। अब क्या हुआ, बंगाल को एक मेजर अथॉरिटी दी गई और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। तो एक नई सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट हुई, जिससे क्या इंपैक्ट पड़ा, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन चालू हुआ। नाउ दिस वाज द फाउंडेशन, वेरी फर्स्ट स्टेप या वेरी फर्स्ट ब्रिक स्टोन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इट वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे मॉडर्न एग्जीक्यूटिव चालू हुआ। अभी तक जितना भी गवर्नेंस चल रहा था वो बहुत ही कैजुअल वे में चल रहा था। अब हर चीज को स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया और एक मॉडर्नाइज तरीके से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलता है, वही सिमिलर सिस्टम इंडिया में लगाना चालू किया गया। तो जब मॉडर्नाइजेशन की बात आएगी, मॉडर्नाइजेशन से मतलब है कि जो इंडिया के अंदर चीजें चल रही थी, जो बहुत ही लीनियंट राजाओं के केस में चलती थी, उसी तरीके से चल रही थी। लेकिन अब हम मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे। जो पार्लियामेंट्री पावर्स हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखने को मिलती थी, जो पार्लियामेंट्री एक्शन हमें वहां देखने को मिलते थे, उन्हीं सब चीजों को हम यहाँ भी लागू कर रहे थे। ठीक है, फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी गवर्नर जनरल की, 4 मेंबर की, जहां पे जीजी जो है यानी कि जो गवर्नर जनरल है, ही इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। यानी कि अगर जो मेजॉरिटी डिसीजन 4 मेंबर की काउंसिल में जो डिसीजन मेजॉरिटी पे आ रहा है, वही गवर्नर जनरल को लेना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक इंटरनल चेक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि ये जो गवर्नर जनरल है ये अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर सके। और प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन लाया गया। दैट मींस बॉम्बे और मद्रास को अंडर बंगाल हमने प्लेट कर दिया। दैट मीन्स कि अब आप जो है इन बंगाल के सबऑर्डिनेट हैं, सिमिलर लेवल पे नहीं है। तो इसने मूव किया इंडिया को टुवर्ड्स अ यूनिफाइड पॉलिटी। एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ पॉलिटी को हम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो चलिए ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव पार्ट में तो वो हो गया। जुडिशियल पार्ट में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को एस्टेब्लिश किया गया इन 1774। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और 3 सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं। ये पहली मॉडर्न जुडिशरी थी इन इंडिया। अब तक क्या चलता था, फौजदारी अदालत या इन सब लोक अदालत, इस तरीके से चीजें थी। ठीक है, अब एक मॉडर्न जुडिशरी को हमने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो था इस कोर्ट का, वो किस किस पे था, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे, यानी कि जितने भी ब्रिटिश लोग यहाँ काम कर रहे थे उन पे, कंपनी के सर्वेंट्स पे और कैलकाटा के रेजिडेंट्स पे। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में था, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा के रेजिडेंट्स पे ही इसका जुरिस्डिक्शन काम करता था। एक यूनिफॉर्म लीगल स्ट्रक्चर की बिगिनिंग हो गई। और तीसरा फीचर ये था कि इंग्लिश लॉ का एप्लीकेशन हुआ। यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन या फिर जो जुरिस्डिक्शन हो रहा था वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से हो रहा था, और बहुत ब्लाइंडली इस लॉ को अप्लाई किया जा रहा था, इग्नोरिंग द इंडियन कस्टम्स। तो जो ये एक प्रॉब्लम थी, यही एक प्रॉब्लम थी जो बाद में सॉल्व की जाती है। ठीक है, इससे बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंद कुमार केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ब्लैक केस भी कहा जाता है, या फिर जुडिशियल मर्डर केस भी कहा जाता है। इन द एंटायर जुडिशरी ये सबसे पहला ऐसा केस है जिसको जुडिशियल मर्डर का एक टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स। बेसिकली जो नंद कुमार केस था, देयर वाज दिस ब्राह्मण जमींदार किंग राजा नंद कुमार। ठीक है,
राजा नंद कुमार और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में एक केस होता है जिसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग एक इलीगल डेथ सेंटेंस करवा देता है राजा नंद कुमार का। तो इसके अंदर जुडिशियल मर्डर प्लान किया जाता है राजा नंद कुमार, और इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मतलब ओवर स्टेपिंग जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से कोर्ट अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा था, किस तरीके से जो गवर्नर जनरल था वो इल्यूडेड था विद द चीफ जस्टिस, एंड किस तरीके से इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी को रच करके नंद कुमार का एग्जीक्यूशन करवाया। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में चल रही थी, जिन्हें हम रिफॉर्म करेंगे इन दी नेक्स्ट एक्ट। ठीक है, एक बार आपको बस इतना याद रखना है, जो राजा नंद कुमार का केस है ये ब्रेक थ्रू केस था और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तुम्हें मैं बता देती हूँ। तो ब्राह्मण जमींदार राजा नंदलाल कुमार एंड वॉरेन हेस्टिंग्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो सिराजुद्दौला के साथ में राजा नंद कुमार लड़ रहे थे और उन्हीं को वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया था बिकॉज ही डिड वेरी गुड वर्क इन दी बैटल ऑफ प्लासी। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो इस चीज से खुश नहीं थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के काउंसिल में 4 मेंबर थे, जिसमें से 3 मेंबर जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ थे, और देयर वाज 1 मेंबर बार्नवेल जो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ था या उसके सपोर्ट में था। बेसिकली ही वाज लाइक अ फॉलोअर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो 3 काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने नंदलाल से कहा या नंद कुमार से कहा कि आप आकर के वॉरेन हेस्टिंग्स पे ब्राइबरी का केस लगाइए बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ ब्राइबरी। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख कुछ रुपए की इसने ब्राइबरी या घूस ली थी, और इसी ब्राइबरी को एक्सपोज करने के लिए जो बाकी के 3 मेंबर्स थे काउंसिल के, उन्होंने राजा नंद कुमार से कहा कि आप आकर के ये आप एक वो पिटिशन फाइल कीजिए इन द फ्रंट ऑफ द काउंसिल। अब क्या होता है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स एंड बार्नवेल जो है वो उसको अपोज कर देते हैं कि अब ये केस यहाँ नहीं आएगा, इसे आप सुप्रीम कोर्ट में ही पेश कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब पेश करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स प्रूव हो जाता है गिल्टी, एंड वहां पे उसे ऑर्डर किया जाता है टू रिटर्न द 3 लाख अमाउंट इन टू द कंपनी ट्रेजर। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इससे बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। ही वांटेड अ रिवेंज फ्रॉम राजा नंदलाल बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी थिंग ऑल्सो, एंड फिर एडिशनली उसके बाद ये एक एडिशनल चीज हो गई। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करता है जहां पे वो फोर्जरी का केस लगाता है। किसके ऊपर? राजा नंदलाल के ऊपर। अब फोर्जरी के केस के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस जाता है तो प्राइमा फेशिया सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई जुरिसडिक्शन नहीं होता है बिकॉज ये जो केस था इट वाज रजिस्टर्ड बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट। तो प्राइमा फेशिया ये फौजदारी अदालत के अंडर आता था, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पेश किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका जुरिसडिक्शन किया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स और जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे दे वर फ्रेंड्स, सो दे वर इल्यूडेड विद ईच अदर। ओके, तो इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी और नंदलाल को डेथ सेंटेंस दिलवा के इसका मर्डर करवा दिया था। इस तरीके से इसे ब्लैक केस या फिर जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही थी बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी, इसी को सॉल्व करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो बस इतना तुम्हें याद रखना है कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी। नंद कुमार केस का मैंने तुम्हें एक बैकग्राउंड बता दिया कि क्या हुआ था। चलो अब आगे चलते हैं कमर्शियल और एथिकल कंट्रोल्स पे। सबसे पहला, प्राइवेट ट्रेड पे बैन हो चुका था। अब अगर आप प्राइवेट ट्रेड करते पाएंगे तो आपको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑफिस का मिसयूज हमने स्टॉप कर दिया। बैन ऑन गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स, कोई भी आप जो कंपनी का सर्वेंट है वो इंडियन लोगों से या किंग से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता या किसी भी तरह की ब्राइब नहीं एक्सेप्ट करता। इससे करप्शन रिड्यूस हुआ। और पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया, एक ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी। अब इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट अबाउट इट्स अफेयर्स। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके कमर्शियल कंट्रोल। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल। सबसे पहला प्रोविजन ये था कि जो मैंडेटरी रिपोर्ट्स है वो देनी पड़ेगी ऑन गवर्नेंस एंड रेवेन्यू, यानी कि सबसे पहली बार गवर्नेंस ऑफ इंडिया जो था उसे स्क्रूटनाइज कहाँ किया जा रहा था? ब्रिटेन के अंदर, इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि जो कुछ भी यहाँ इंडिया में हो रहा है उसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन दी ब्रिटेन। सेकंड, कंपनी एक्शंस जो थे इट वाज सब्जेक्ट टू द क्राउन डायरेक्टर्स, यानी कि जो क्राउन बोलेगा या फिर जो गवर्नमेंट बोलेगी वही कंपनी को करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बिगिन हो गई थी इन द इंडियन अफेयर। नाउ पार्लियामेंट हैड द पावर टू कंट्रोल व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। चलिए
अब बात करते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो ये तो थे कुछ फीचर्स ऑफ द एक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इस एक्ट से। सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे रहा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेंशन्ड बट ऑब्वियस है, सेंट्रलाइजेशन बिगिन हो गया। अब जो पॉलिटिकल पावर एकदम फ्रेगमेंटेड तरीके से बटी हुई थी उसको हमने सेंट्रलाइज कर दिया गया, यूनिफाई कर दिया। एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी वो कॉन्सेंट्रेट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जुडिशरी को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक बहुत ही इनफॉर्मल और कैजुअल जुडिशरी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता आने से अब एक यूनिफाइड जुडिशरी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक एपेक्स जुडिशियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया इंडिया के अंदर। फिर आता है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। कंपनी के पास अब सोवरेनिटी नहीं थी दैट दे कुड डू व्हाटएवर दे वांट। किसी भी तरीके से गिफ्ट्स ले रहे हैं, ब्राइब्स ले रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, करप्शन कर रहे हैं। नाउ दे हैड टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट अबाउट एवरीथिंग। प्राइवेट ट्रेड पे बैन किया गया, गिफ्ट्स एंड ब्राइड्स पे बैन किया गया, इस तरीके से। तो एथिकल कंट्रोल्स किए, मतलब करप्शन को रिड्यूस करने का ये कुछ एक अटेम्प्ट था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कवर की अंडर द रेगुलेशन एक्ट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी जो इस एक्ट ने फुलफिल नहीं की, जो हम करेक्ट करने के लिए अगला एक्ट निकालते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, एम्बिगस जुरिसडिक्शन, यानी कि इंडियन लॉ को ब्लाइंडली अप्लाई किया, सॉरी इंग्लिश लॉ को ब्लाइंडली अप्लाई किया जा रहा था। इंडियन कस्टम्स का क्या वैल्यू है, क्या सिस्टम है, हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल कीजिए, मोमडन्स को यानी कि मुस्लिम्स को मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल कीजिए, इस सबको इग्नोर किया जा रहा था। तो पहला प्रॉब्लम तो ये था। ठीक है, दूसरा वीक पार्लियामेंट्री एनफोर्समेंट, यानी कि जो रिपोर्टिंग थी वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जा रही थी। सॉरी, पहला पॉइंट था जुडिशियल एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नर जनरल है ये एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरफेरेंस कर रहे थे। कोर्ट जो था वो अपनी जुरिसडिक्शन को ओवरस्टेप कर रहा था, जहां उनका कोई रोल नहीं था वो वहां भी टांग अड़ा रहा था। रेवेन्यू मैटर्स के अंदर मान लो या एडमिनिस्ट्रेशन रोल के अंदर मान लो, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में पहला तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, और ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं थी। काउंसिल जो थी वही एक्ट कर रही थी एज एग्जीक्यूटिव और वही एक्ट कर रही थी एज लेजिस्लेचर। तो यहाँ एक प्रॉपर जो था बाइफर्केशन ऑफ रोल्स नहीं था। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण हमें एक नया एक्ट लाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 या फिर अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देयर इज नथिंग दैट वी लेफ्ट बिहाइंड। पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमने देखा। देखो, लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ते हैं कोर फीचर्स देख लेते हैं कि ठीक है 6 पॉइंट मेंशन्ड है लेकिन उस एक्ट के पीछे क्या हिस्ट्री रही, क्या आगे हुआ, ये सब जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक चेन ऑफ सीक्वेंस में सारे एक्ट्स को हम पढ़ेंगे एंड इन टुमारोज लेक्चर विल डिटेल स्टडी अबाउट amending Act of 1781. I hope you like the lecture. I'll see you tomorrow. Thank you so much for watching.